उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो दरअसल जीवन शैली है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। और उसमें हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी-कभी मैं देखता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन के लिए, मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूँ या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूँ तो जीवन को अंतर्बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को गढ़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पे रहे हैं। आपकी जितनी इंद्रिय हैं, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती हुँ, होगी। हुँ। पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा, तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफ़ी की स्मेल हुँ, हुँ। आएगी। आप एक छोटा-सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे। आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है, एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी है, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने की और रिस्पॉन्ड करने की, अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं तो इसका अनुभवी हूँ। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स, मैं नहीं जानता हूँ औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिज़िकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूँ, तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेज़ हैं, योगा की प्रैक्टिसेज़ हैं या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ उनको करता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूँ, तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है। मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है और मैं उपवास के समय
तो पीएम मोदी की ये बातचीत है लेक्स फ्रीडमैन के साथ, जिसके अंश हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उपवास से शुरुआत उन्होंने की कि आप उपवास रखते हैं और इसमें कैसा आपका अनुभव रहता है, तो उसके बारे में पीएम मोदी ने विस्तार से बताया। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की इस इंटरव्यू की, इसमें आप देख सकते हैं कि लेक्स फ्रीडमैन खुद पीएम मोदी की शख्सियत से काफ़ी प्रभावित यहाँ पर नजर आए, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ ही पॉडकास्ट आप सुन रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने उपवास को लेकर के वो अपनी बात बता रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से उपवास पर जाने से पहले वो कई बार आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं बॉडी को टॉक्सिसिटी कम करने के लिए उसको करते हैं, और उसके बाद फिर वो उपवास सब करते हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनके लिए उपवास नया नहीं है। अंतर मन में खोया हुआ रहता हूँ, मेरे भीतर रहता हूँ, और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ कर के या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है तो उन चीजों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी। उस समय पूरे देश में 1 दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पे बैठ कर के करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी-अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए, और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है। इसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं बाहर की चीज़ है। फिर मैंने धीरे-धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूँ। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। मैं उतना ही काम करता हूँ, कभी-कभी तो लगता है ज़्यादा करता हूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं? हाँ, मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूँ। तो आप उपवास में भी दुनिया के बड़े लोगों से मिलते हैं। आप अपना प्रधानमंत्री वाला काम भी करते हैं। आप उपवास में और कभी-कभी 9 दिनों के उपवास में भी दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएँगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है, तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफ़ी कम हो जाता है, और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना है, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मिड से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब-करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, साढ़े 4 महीना वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है, जो आमतौर पर भारत में सितंबर-अक्टूबर में होता है, और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा एक मार्च-अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है।
तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ, उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा और सिर्फ़ एक बार लूँगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से हमारा जो स सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है। शायद ये मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीज़ों को कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले हों और पूरी तरह उपवास पर रहे हों? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भूखे रह सकते हैं, ये देखकर उन्हें कैसा लगता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही हैं। मेरे 2 दिन के उपवास के कारण मेरी सजग रहने की क्षमता, मेरी चीजों की महसूस करने की क्षमता मेरे अनुभव में बहुत बढ़ गई है। मैं पूछ रहा था कि आपको किसी नेता की कहानी याद है जब आपने उनके सामने उपवास रखा? ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होने देता मैं। ये मेरा हाँ। निजी मामला है, तो मैं इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह ये हाँ। लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, ये मैं सीएम, पीएम बना उसके बाद ही पता चलने लगा, अदरवाइज़ मैं ये मेरा प्योरली पर्सनल मामला रहता है। लेकिन अब जब पता चल गया है तो मैं उसको अच्छे ढंग से लोगों को कोई पूछता है तो बताता हूँ ताकि किसी को उपयोग हो सके। क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है किसी को भी काम आ सकता है। क्योंकि मेरा तो जीवन ही लोगों के लिए है। जैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था। अब उन्होंने डिनर भी रखा था। तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली और जब ये कहा कि भई डिनर तो ज़रूर कीजिए लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं हैं। तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं और हमको कैसे खाते जाए उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा ओबामा जी से बड़ी मज़ाक में कहा कि देखो भाई मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए पिछली बार तो आप उपवास में थे, इस बार आप उस समय दूसरी बार मैं गया था लंच था। कहा इस बार उपवास नहीं है तो आपको डबल खाना पड़ेगा। आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। आपका परिवार भी अधिक संपन्न नहीं था और आप बचपन में एक कमरे के घर में रहते थे। आपका मिट्टी का घर था और वहां पूरा परिवार रहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कम सुविधाओं ने कैसे आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया? यहाँ पर उन्होंने साझा किए हैं और उनके जो शुरुआती जीवन रहा उसके बारे में भी उन्होंने सवाल यहाँ पर पूछा लेक्स फ्रिडमैन ने कि जब शुरुआत में वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जो शुरुआती जीवन है पीएम मोदी का वो बहुत सुविधाओं वाला नहीं था। उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं है। तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं और हमको कैसे खाते जाए उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा ओबामा जी से बड़ी मजाक में कहा कि देखो भाई मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए पिछली बार तो आप उपवास में थे, इस बार आप उस समय दूसरी बार मैं गया था लंच था। कहा इस बार उपवास नहीं है तो आपको डबल खाना पड़ेगा। आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। आपका परिवार भी अधिक संपन्न नहीं था और आप बचपन में एक कमरे के घर में रहते थे। आपका मिट्टी का घर था और वहां पूरा परिवार रहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कम सुविधाओं ने कैसे आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में नॉर्थ गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में
वडनगर करके एक छोटा सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। अब ये आज की दुनिया को देखते हैं, जब तक मैंने गांव में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, अब मेरे गांव की कुछ विशेषता रही है जो शायद दुनिया में बहुत ही रेयर होती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई, आप लोग कहीं जाएं और कहीं पर भी आपको कोई भी नक्काशी वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा जरा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा, तो पता चला कि हमारा गांव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी तो उसमें से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फिल्म बनाई थी और मैं उस फिल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन संग वो मेरे गांव में काफी समय रहे थे, काफी कई सेंचुरीज पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था वो। तो मैंने उसके विषय में जाना और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में दो बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना रीरी, यानी इतनी चीजें सामने आने लगी। तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकेवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहां प्रभाव रहा था। और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी कि मैं क्या हूं। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया तो जो चीजें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहां रहा है। और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट, उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहाँ म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए, खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरा जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मुझे वडनगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी से माता जी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब
तो हम छोटे से, शायद ये जगह तो बहुत बड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं, उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी, हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। तो एक जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गांव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से, तो आवाज बहुत आती है टॉक 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 करके। तो वो चलते थे जब दुकान जाते थे, तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ था। बहुत मेहनत करते थे, वो रात देर तक काम करते थे। वैसे हमारी माता जी भी घर की परिस्थितियों को कोई कठिनाइयां महसूस ना उसके लिए करती रहती थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी हमें कभी अभाव में जीने की इन परिस्थितियों ने मन पे प्रभाव पैदा नहीं किया। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। इस वक्त एक पॉडकास्ट वो कर रहे थे लेक्स फ्रेडमैन के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका बचपन कटा है। साथ ही साथ अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उपवास से लेकर के और अपने तमाम महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें जो कि सामान्य लोगों को बड़ा असर डाल सकती हैं उनके जीवन पर, उनका जिक्र कर रहे थे।